नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिस पत्नी को शादी की पहली रात को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। आज उसकी सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो अब सुबह का समय राजस्थान नौकर को आवाज लगाते हुए आदित्य महल के आंगन में आते हैं। आदित्य जो जयपुर के बड़े बिजनेसमैन हैं, साथ ही वे जाने माने राजघराने से हैं, लेकिन उनका परिवार एक हादसे में मारा गया। अब वो बिल्कुल अकेले हैं और स्वभाव से बहुत सख्त। सुबह के 6 बजे हैं और आदित्य को एक बहुत ही जरूरी काम जिसके लिए उन्हें बनारस जाना है। आदित्य गाड़ी में जाकर बैठते हैं और कई गाड़ियां उनके साथ चलने लगती हैं। अर्जुन जो आदित्य का सारा काम देखते हैं, साथ ही वे आदित्य के बॉडीगार्ड हैं। वाराणसी मंदिर में गंगा सफाई कर रही है। गंगा मंदिर के पुजारी जी की बेटी है। गंगा का उसके पिता के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी मंदिर के अंदर आते हुए उसके पिता आवाज लगाते हैं। गंगा पीछे मुड़ती है और अपने बाबा को देखते हुए कहती है, बाबा आप परेशान ना हो, हम कॉलेज जा ही रहे हैं। गंगा के ग्रेजुएशन की आखिरी साल है। दोपहर का समय आदित्य बनारस पहुंच गए हैं। गाड़ी से बाहर निकलते ही किसी को फोन पर बोलते हैं, यहाँ पुजारी जी को बुलाएं, भूमि पूजन करना है। आदित्य ने बनारस में फैक्ट्री खोलने के लिए जगह खरीदी है, जिसका आज भूमि पूजन है। उसी समय गंगा के पिता को भूमि पूजन के लिए बुलाया जाता है। पुजारी जी आते हैं, तभी गोलियों के चलने की आवाज आने लगती है। ये गोलियां आदित्य को मारने के लिए चलाई गई हैं। आपको बताना भूल गए, पुजारी जी आदित्य के पिता के मित्र हैं। आदित्य पहली बार उनसे मिल रहा है। जैसे ही अर्जुन और बाकी गार्ड आदित्य को बचाते हैं, उसी बीच गोली पुजारी जी को लग जाती है और पुजारी जी जमीन पर बेसुध अवस्था में गिर जाते हैं। जैसे ही गंगा को पता चलता है, गंगा भागते हुए अपने पिता के पास आकर बैठकर जोर जोर से अपने बाबा को रोते हुए उठाने लगती है। आदित्य बस उसे देखे जा रहा था, क्योंकि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदित्य अर्जुन को कहता है, पुजारी के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ये कहकर तुरंत वहां से चला जाता है। शाम का समय बनारस घाट गंगा के पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आदित्य और बाकी सभी गार्ड होटल लौट गए। गंगा वहीं घाट पर चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी पीछे से रोती हुई लड़की गंगा को आवाज देती हुई चली आ रही है। ये गंगा की चचेरी बहन आरती है, जो गंगा से बहुत प्रेम करती है। पर गंगा के चाचा जी गंगा के पिताजी से कोई संबंध नहीं रखते थे, लेकिन उसकी छोटी बहन उससे चोरी छिपे मिलने आती है। वो भागते हुए आती है और गंगा को गले लगाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद गंगा आरती को चुप कराती है और उसे घाट से उठाकर घर ले जाने लगती है। जब घर पहुंचती है तो उसके पैर आगे नहीं बढ़ते। सोचने लगती है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा। जैसे तैसे घर के अंदर आती है और पूरी रात वो रो कर काट देती है। सुबह गेट के बाहर से हॉर्न की आवाज आती है। आरती उठकर दरवाजा खोलती है। गाड़ी से आदित्य सूट का बटन लगाते हुए बाहर आता है और बाकी गार्ड बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। तभी अर्जुन आरती से गंगा के बारे में पूछता है। उसी समय गंगा आंगन में आकर खड़ी होती है। आदित्य उसके पास आता है और गंगा से उसके पिता की मौत के बारे में बताता है कि कैसे उनकी मौत हुई है। आदित्य इतना कह ही पाता है कि गंगा बिना कुछ सोचे उसे खींच के थप्पड़ मारती है। ये देखते ही गार्ड्स बंदूक गंगा पर तान देते हैं। आदित्य इशारे से सबको बंदूक नीचे करने का ऑर्डर देता है। आदित्य की आंखों से बेहद गुस्सा था। वो वहां से चुपचाप चला गया।
सभी हैरान थे। अर्जुन बहुत डर गया था क्योंकि वो जानता है कि आज तक आदित्य सिंघानिया से वो जिंदा नहीं बचा जिसने उससे पंगा लिया है। रात का समय, गंगा का घर, काफी रात हो चुकी है। घर में गंगा अकेली है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो आंगन में आकर देखती है आदित्य उसके सामने गुस्से में खड़ा है और उसे घूर रहा है। वो डर जाती है और अपने कमरे में भागने की कोशिश करती है। तभी आदित्य उसे आकर पकड़कर दीवार से लगाकर खड़ा कर लेता है। उसी समय लाइट चली जाती है और चांद की रोशनी गंगा के गोरे रंग पर पड़ती है तो उसका चेहरा और ज्यादा चमकने लगता है। वो आदित्य से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर आदित्य उसके चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जैसे ही आदित्य की पकड़ ढीली होती है तभी गंगा उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है और आदित्य फिर उसे गुस्से में पकड़ता है और सुबह जो गंगा ने उसे थप्पड़ मारा उसके बारे में कहने लगता है कि आपकी इतनी हिम्मत, आपने आदित्य सिंघानिया को थप्पड़ मारा। आपको पता है मैं आपको अभी आपके इस किए की सजा में आपको मौत के घाट उतार सकता हूँ। गंगा को आदित्य ने इतने कस के पकड़ रखा है कि गंगा की चूड़ियां टूट चुकी थी और गंगा के हाथों में जख्म हो चुका था। गंगा रो रही थी दर्द से और आदित्य को बुरा भला कह रही थी। तभी बारिश होने लगी और दोनों उस बारिश में भीगने लगे। आदित्य गंगा के कांपते गुलाबी होठों को देख रहा था। जैसे ही बिजली कड़कती है गंगा डर से आंखें बंद कर लेती है और आदित्य उसके कांपते हुए होठों को अपने होठों से छू लेता है। गंगा उसे धक्का देती है और रोते हुए कमरे की तरफ भागने लगती है। आदित्य जाती हुई गंगा की पायल की आवाज को सुन रहा था। आदित्य वापस होटल आता है और गंगा को सोचते हुए सो जाता है क्योंकि उसे आज एक सुकून महसूस हो रहा था। उधर गंगा सिर्फ जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। सुबह आदित्य को राजस्थान निकलना है। वो तैयार होता है और गंगा के घर के लिए निकल जाता है। गाड़ी गंगा के घर के बाहर रुकती है। आकर तभी आदित्य गाड़ी से निकलता है और गंगा को जोर से आवाज देता है। गंगा डरती हुई बाहर आती है। जैसे ही गंगा घर से बाहर आती है और देखती है तब तक आदित्य उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा लेता है। गंगा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर तब तक गाड़ी लॉक हो चुकी होती है और जो लोग गंगा के घर के आसपास रहते हैं वे देखते हैं कि गंगा को मंदिर की तरफ ले जाया जा रहा है। ये देखते ही सभी लोग मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। गाड़ी से आदित्य सिंघानिया चश्मा लगाते हुए निकलता है। तभी अर्जुन जाकर मंदिर के पुजारी से कहता है शादी की सारी तैयारियां हो गई पंडित जी। पंडित जी हाँ में सर हिला देते हैं। तब तक गंगा गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। आदित्य उसको पकड़कर मंडप तक ले आता है। तब तक सभी लोग आ जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं हमारी गंगा बिटिया को छोड़ दे वरना आज आप लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। इतना सुनते ही अर्जुन कहता है आप लोग जानते भी हैं ये कौन है। इतना कह पाता है अर्जुन तब तक मंदिर के सबसे उम्रदराज पंडित जी आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये आदित्य सिंघानिया है, राजस्थान के राजा साहब। इतना कहते ही सब शांत हो जाते हैं और आगे बोलते हुए पंडित जी कहते हैं आज से 12 साल पहले जब बड़े राजा साहब केदार जी से मिलने आए थे, केदार जी गंगा के पिताजी, तब बड़े राजा साहब गंगा से आदित्य जी का विवाह तय कर दिए गए थे। आज गंगा 22 साल की हो गई है इसलिए आदित्य जी
उनसे विवाह करने आए हैं। लेकिन किसने सोचा था कि केदार जी इस तरह सबसे दूर हो जाएंगे। जब गंगा ने ये सब सुना वो शांत हो गई, पर मन ही मन वो आदित्य को कोस रही थी। उसकी वजह से गंगा ने अपने पिता को खो दिया था। विवाह संपन्न होता है, गंगा को बनारस के लोग प्यार से विदा कर देते हैं, पर गंगा अभी भी बहुत दुखी है। वो सिर्फ रोए जा रही है। राजस्थान जैसे ही महल के बाहर सभी गाड़ियां रुकती हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। पूरा महल सजा हुआ है, क्योंकि अर्जुन ने बनारस से निकलते वक्त महल में फोन करके बता दिया था कि वे लोग रानी शाह को लेकर लौट रहे हैं। जैसे ही आदित्य गंगा को गाड़ी से उतारते हैं, वैसे ही लता आरती की थाल लेकर दरवाजे पर आ जाती है। लता वैसे तो वो इस महल की नौकर है, पर वो एक सदस्य की तरह है। साथ ही वो अर्जुन को बहुत प्यार करती है, पर अर्जुन उनकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन वहाँ खड़े सभी नौकर उन्हें प्रश्न भरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि गंगा बहुत ही सादा से सलवार सूट में थी, सर पर लाल चुनरी ओढ़ रखी थी। लता उनका गृह प्रवेश कराती है और उनको पकड़कर कहती है, चलिए भाभी सा, आपको आज हम दुल्हन की तरह सजाएं, और ऊपर कमरे में ले जाती है। शाम 7 बजे महल के अंदर, महल में सभी मेहमान आए हुए हैं। तभी आदित्य की नजर गंगा पर जाती है और वो देखते रह जाते हैं। गंगा लाल राजस्थानी जोड़े में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। महल में खड़े जिस इंसान ने उसे देखा, उसकी निगाहें बस गंगा पर ठहर गई। पीछे से किसी औरत ने कहा, आदित्य जी के तो भाग खुल गए, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। गंगा नीचे आती है, सभी से मिलती है। तभी नताशा की एंट्री होती है। महल में नताशा आती है। नताशा एक जाने माने बिजनेसमैन की लड़की है जो आदित्य से शादी करना चाहती है। नताशा जैसे ही आती है तो अपने साथ एक लड़के को लेकर आती है। आते ही जोर जोर से तालियां बजाती है कि वाह आदित्य जी, वाह, आप एक ऐसी लड़की से शादी कर लाए हैं जो एक बदचलन लड़की है, और इसका सबूत मैं अपने साथ लाई हूँ। गंगा नताशा को हैरानी से देख रही थी। नताशा को जैसे ही पता चला था कि आदित्य गंगा से शादी करने जा रहा है, उसने आदित्य से पहले बनारस पहुंचकर सारा प्लान तैयार कर लिया, क्योंकि नताशा ने गंगा को आदित्य की नज़रों में गिराने की ठान ली थी। आदित्य तेज आवाज में नताशा को डांट कर बोला कि क्या बकवास कर रही हैं, आप जानती भी हैं आपके किसके बारे में बोल रही हैं। इतने में जो लड़का नताशा के साथ आया वो गंगा के पास जाकर कहता है, गंगा आप मुझे भूल गई, मैं आपका अजय भूल गई आप। गंगा को याद आया कि ये वही लड़का है जो गंगा के साथ कॉलेज में पढ़ता है। गंगा कहती है, तुम मेरी क्लास में हो, पर मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम भी ये बात जानते हो। तभी नताशा कहती हैं, वाह मिस गंगा, अच्छा नाटक करती हो। जैसे ही इस महल के ऐशो आराम को देखा, तुरंत अजय को भूल गई। ये सुनकर आदित्य ने गंगा की तरफ देखा और बोले, रानी सा, ये जो नताशा कह रही हैं वो सच है। गंगा जैसे ही कुछ कहना चाहती है, तुरंत नताशा कुछ फोटोग्राफ निकाल कर आदित्य को देती है, जिसमें अजय गंगा का हाथ पकड़े हुए है। फोटो देखते ही आदित्य ने अर्जुन को कहा, जाइए गंगा को वापस बनारस छोड़कर आइए। गंगा के पास जाकर आदित्य उनकी मांग का सिंदूर मिटा देते हैं। गंगा अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल पाती। अर्जुन गाड़ी निकालते हैं और गंगा को गाड़ी में बैठाकर बनारस की तरफ चल देते हैं। काफी रात में वे लोग बनारस पहुंचती हैं। गाड़ी गंगा के घर के बाहर रुकती है। गंगा उतरती है और अर्जुन को रोकते हुए बोलती है। कुछ देर बाद गंगा घर के बाहर आती है। गहने और कपड़े जो वो राजस्थान से
पहनकर आई थी। सब अर्जुन को देखकर जाने लगती है। तभी अर्जुन पीछे से कहता है, भाभी साहब मैं जानता हूँ आप गलत नहीं है, मैं आपको जल्द लेने आऊँगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे आप फ़ोन कर देना। इतना कहकर अर्जुन चले जाते हैं। राजस्थान रात के 3 बजे आदित्य अर्जुन को फ़ोन करते हैं और लंदन की टिकट बुक कराने को कहते हैं। सुबह होते ही वे लोग लंदन निकल जाते हैं। 4 साल बाद बनारस। गंगा नीले रंग की साड़ी पहने हुए, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, एक सुहागिन की तरह मंदिर में पूजा कर रही हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, मैडम हमें मीटिंग के लिए जयपुर निकलना है, जल्दी करें वरना देर से पहुंचे तो हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल जाएगा। पीछे मुड़ते हुए, राणा जी बस अभी निकल रहे हैं, दोपहर के समय तक जयपुर पहुंच जाते हैं। आज गंगा एक बिजनेस वूमेन बन गई है और आदित्य इस बात से बिल्कुल अनजान है। राजस्थान जयपुर। सभी ऑफिस में बैठे हैं। तभी आदित्य और नताशा आते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद नताशा कहती है कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, तो वर्मा साहब जो इस प्रोजेक्ट के हेड हैं कहते हैं मिसेस गंगा सिंघानिया आ रही हैं। इतना सुनते ही आदित्य बेचैन हो जाता है। तभी गंगा अपने मैनेजर के साथ ऑफिस में आती हैं। वो सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं। बस आदित्य को छोड़कर। आदित्य उन्हें देखते रहते हैं पर वो उन पर ध्यान नहीं देती। वर्मा साहब ये प्रोजेक्ट गंगा को देते हैं। आदित्य गुस्से में खड़ा होता है और वहां से निकल जाता है। रात के समय अर्जुन आदित्य के रूम में डरते हुए आता है और कहता है, हुकुम साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आदित्य शराब पी रहे हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आज फिर मेरे सामने वो खड़ी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनको मार दूं या खुद को मार दूं। ये सुनते हुए अर्जुन कहता है, रानी साहब बेकसूर हैं, आपको नहीं पता, पर सारा किया धरा नताशा जी का है। मुझे आपको बताते पर आज डर नहीं लग रहा क्योंकि सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ। उस रात वो लड़का नताशा जी का बुलाया हुआ था और वो फोटो सब झूठ था। वो लड़का रानी शाह को परेशान करता था, तब ये फोटो ली गई थी। ये सुनते ही आदित्य गुस्से में खड़े होते हैं और अर्जुन को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुमने मुझसे इतना सब छुपा कर रखा, नताशा को तो मैं सबक सिखा कर रखूंगा। अर्जुन माफी मांगते हुए कहते हैं, हुकुम आप चाहें तो मुझे जो सजा दे, मुझे सब मंजूर है। मैं रानी शाह से मिलने बनारस जाता था, वो 1 साल बीमार रही। आपके छोड़ने का असर ऐसा है कि वे अभी भी रात में ठीक से सो नहीं पाती हैं। अर्जुन आगे कहता है, मैं हर महीने लता को उनके पास भेज देता था उनकी देखभाल के लिए। ये सुन आदित्य बहुत बेचैन हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, जाओ पता लगाओ हमारी रानी शाह किस होटल में रुकी हैं। तो अर्जुन तुरंत उन्हें बता देते हैं जहां रानी शाह रुकी हुई हैं। आदित्य खुश होकर कहते हैं, गाड़ी निकालो। अर्जुन हम अपनी रानी शाह से मिलने जा रहे हैं। जैसे ही आदित्य होटल पहुंचे हैं और मिसेस गंगा सिंघानिया किस रूम में रुकी हैं पता किया और गंगा के रूम के बाहर आदित्य नॉक करते हैं। गंगा रूम खोलती है, बाहर आदित्य खड़े हैं। ये देखकर वो मुंह घुमाकर पूछती हैं, आप कौन हैं, किससे मिलना है आपको। ये पूछते हुए गंगा की आंखों में गुस्सा था। रानी साहब मुझे माफ कर दे। ये कहते ही आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गंगा तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। गंगा जैसे ही दरवाजा बंद करती है वैसे ही आदित्य अर्जुन से रूम की एक्स्ट्रा चाबी मंगवा लेते हैं और रूम का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाते हैं देखते हैं अंदर कोई नहीं है। बाथरूम से पानी चलने की आवाज आ रही है। आदित्य बेड पर बैठ जाते हैं और गंगा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद गंगा बाथरूम से बाहर आती है। आदित्य को देखकर
चौंक जाती है। आदित्य उन्हें बस देखते रह जाते हैं। उठकर गंगा के नज़दीक आने लगते हैं। गंगा भागकर फ़ोन उठाने की कोशिश करती हैं। तब तक आदित्य उन्हें पकड़कर दीवार के सहारे खड़ा कर लेते हैं। गंगा गुस्से में खुद आदित्य से दूर करने की कोशिश करने लगती हैं। आदित्य उनके चेहरे को पकड़ते हुए कहते हैं, कब तक गंगा आप हमें यूं तड़पाती रहेंगी? अब तक आप हम पर गुस्सा थे तो भी आपको नहीं भुला पा रहे थे, और आज नाराजगी दूर हुई तो आप हमारी तरफ देख भी नहीं रही हैं। गंगा शांत थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर नजरें अभी भी नीचे किए हुए हैं। आदित्य गंगा से बार बार कहते हैं, गंगा हमें माफ कर दीजिए और महल वापस चले, वो घर आपके बिना बिल्कुल खाली है। गंगा कुछ नहीं कहती, बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच आदित्य धीरे से अपने होठों से गंगा के गुलाबी गालों को स्पर्श करते हैं। गंगा सिहर जाती है, आदित्य को धक्का देते हुए खुद से दूर करती हैं और कहती है, निकल जाइए यहाँ से, आप मेरे कुछ भी नहीं। अगर आज मैंने आपको माफ करके अपना लिया, कल फिर किसी की बातों में आकर मुझे छोड़ देंगे। वो आदित्य के नज़दीक जाकर उनका कॉलर पकड़ती है और पूछती है, क्या हक था आपको मुझे इस तरह छोड़ने का? बिना सच जाने आपने मुझे इस तरह सुहागन बनाकर छोड़ दिया। आपने तो ये 4 साल बहुत आराम से गुजारे हैं। हमसे पूछिए ठाकुर साहब, हम 4 सालों में सुकून की एक रात नहीं सोए हैं, और आप हमसे माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। हम एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। हमारा वजूद तो आपने उसी दिन खत्म कर दिया था। और रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। आदित्य की आंखों में आंसू हैं। आदित्य गंगा को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। गंगा को शांत कराने की कोशिश करते हैं। उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, और एक मौका दीजिए गंगा हमें, हम आपकी सारी शिकायत दूर कर देंगे। आपने अब तक मेरी वजह से जो कुछ भी बर्दाश्त किया है सब ठीक कर दूंगा मैं। गंगा को बहुत मानता है। आदित्य तब कहीं जाकर महल जाने के लिए तैयार होती हैं। आदित्य गंगा को सुलाकर रूम से बाहर आ जाते हैं। नीचे आकर मैनेजर से बात करते हैं और अर्जुन से कहकर गंगा को सुबह महल ले जाने की बात करने लगते हैं। सुबह होती है, गंगा उठती है और देखती है आदित्य सामने सोफे पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं। गंगा फिर आदित्य से पूछती है, आप हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? हमें सुकून से रहने दे प्लीज, हाथ जोड़ते हैं आपके। आदित्य उठकर गंगा को गोद में लेते हैं और बाथरूम में खड़ा कर देते हैं। कहते हैं, आप नहा कर तैयार हो जाएं, तब तक हम आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। गंगा आज राजस्थानी लिबास में बहुत सुंदर दिख रही हैं। खुले बाल कमर तक आते हैं, जो देखे वो गंगा को कभी भूल ही ना पाए। स्वर की अप्सरा शर्मा जाए। पायल आवाज जैसे ही आदित्य के कानों में पड़ती है, वो समझ जाता है गंगा नीचे आ रही हैं। कुछ देर बाद सभी लोग महल के लिए निकल जाते हैं। गंगा का स्वागत उसी तरह किया जाता है। सारे मेहमानों को फिर से बुलाया जाता है। नताशा को भी दावत दी गई है। नताशा आती है और पूछती है कि आदित्य आज किस खुशी में पार्टी रखी है। तब तक लता बोल पड़ती है, आपको नहीं पता, हमारी रानी सा इस महल की रानी और मेरी भाभी सा वापस अपने घर पधार चुकी हैं। लता खुशी से अपनी बात कहकर हंसने लगती है। तभी लता गंगा को लेने ऊपर कमरे में चली जाती हैं और नताशा गुस्से में आदित्य से कहती है, क्या चल रहा है यहाँ पर? वो 2 टके की लड़की फिर से महल में आ गई। आदित्य गुस्से में कहता है, नताशा जवान को लगाम दो वरना भूल जाऊंगा तुम मेरी दोस्त हो। जिसको तुम ये सब कह रही हो उनका नाम मिसेस गंगा सिंह आदित्य सिंघानिया है, समझी आप? तभी पायल की आवाज आती है,
देखते हैं कि जीने से गंगा उतर रही है। लाल जोड़े में कहीं की अप्सरा। आदित्य उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि इनके साथ मैंने कितना गलत किया है। अब आदित्य सभी मेहमानों से कहते हैं, मैं आप सभी मेरी धर्म पत्नी और इस महल की रानी सा मिसेस गंगा आदित्य सिंघानिया से मिलिए। आज से 4 साल पहले गलती जो मैंने की थी, रानी सा की बात को न सुनकर गैरों की बात पर यकीन करके उन्हें उनके मैके वापस भेज दिया था। आप सबके सामने मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता हूँ। रानी सा हमें माफ़ करें। ये सब देख नताशा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जाते हुए कहती है कि आज से गंगा तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नताशा जब गुस्से में चली जाती है, पीछे से लता उस पर हंसती हुई कहती है कि ये रिश्ता महादेव का बनाया हुआ है, इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। रात का समय महल के अंदर आदित्य जी के कमरे में मोमबत्तियां जल रही हैं। हल्की हल्की रोशनी, फूलों से सजा आलीशान कमरा। पर गंगा कमरे की बालकनी में खड़ी चांद को निहार रही हैं। उनके खुले बाल हवा में उड़ रहे हैं। चांद की रोशनी उनके रूप को और अधिक निखार रही है। आदित्य जी जब कमरे में आते हैं और गंगा के पास खड़े होकर उन्हें निहारने लगते हैं, उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें अपने पास लाकर प्यार से गले लगा लेते हैं। गंगा खुद में सिमटने लगती है। तभी आदित्य जी कहते हैं, हम आपको लेकर कल बनारस जाएंगे, जहां आपको हमने अपनी पत्नी बनाया था, उसी जगह दोबारा जाना चाहते हैं। ये सुनते ही गंगा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद गंगा आदित्य से कहती है, हम सोना चाहते हैं। इतना सुनते ही आदित्य अपनी बाहों में गंगा को उठाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। आज गंगा आदित्य की बाहों में सुकून से सो रही है। सुबह जब गंगा उठी तो देखा आदित्य अभी भी सो रहे हैं। जैसे ही गंगा उठती है, आदित्य उन्हें पकड़कर दोबारा अपनी बाहों में भरकर लेट जाते हैं। गंगा आदित्य जी को खुद से दूर करते हुए कहती हैं, ठाकुर साहब हमें उठने दे, नहाकर पूजा करनी है, ऑफिस का काम खत्म करके बनारस के लिए भी निकलना है। ये सुनकर आदित्य तुरंत उठ जाते हैं। गंगा नहाकर पूजा करने चली जाती हैं। तभी आदित्य को कॉल आता है, बचा सके तो बचा ले अपनी बीवी को, और कॉल कट जाती है। आदित्य नीचे भागता है, देखता है गंगा महल में नहीं है। लता को आवाज देता है, वो भी महल में नहीं है। आदित्य परेशान हो जाता है। तभी एक नौकर आकर बताता है, रानी सा लता और अर्जुन की के साथ बाहर बगीचे में बैठी हैं। इतना सुनते ही आदित्य बाहर भागते हैं। उनके पहुंचने से पहले बाहर खड़ी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं। गंगा और लता बहुत डर जाते हैं। तभी गोलियां चलती हैं और गोली गंगा को छू कर निकल जाती है। गंगा के हाथ में जख्म हो चुका है, वो जमीन पर गिर जाती है। आदित्य भागकर गंगा को उठाते हैं और अर्जुन फायर करने वालों का पता करने लगता है कि ये कौन थे ये लोग। आदित्य मुंह पर हद से ज्यादा गुस्सा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। अर्जुन से आदित्य कहते हैं, अर्जुन पता लगाओ किसने किया है, मिलते ही मार दो उसे, बचना नहीं चाहिए। लता डॉक्टर को कॉल करो, जल्दी बुलाओ डॉक्टर को। डॉक्टर आते हैं, रानी सा की पट्टी करते हैं। आदित्य अभी भी गुस्से में है। अर्जुन का कॉल आता है और अर्जुन बताता है कि ये सब नताशा के कहने पर हुआ है। आदित्य गुस्से में नताशा को कॉल करके कहते हैं, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती हो। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी पत्नी सा पर हमला करवाकर मुसीबत मोल ली है। शाम तक तुम अपने किए हर जाना।
तो भुगतना ही पड़ेगा। गुस्से में फोन दीवार पर फेंक कर मार देता है। लता, लता कहाँ हो तुम? जी राजा साहब, मैं बाहर जा रहा हूँ, रानी साहब का ख्याल रखे। इतना कहकर आदित्य वहाँ से गाड़ी में बैठकर अकेला चला जाता है। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन पीछे से गाड़ी लेकर निकल जाता है। शाम का समय नताशा का घर। दरवाजा नॉक होता है। नौकर दरवाजा खोलता है। आदित्य अंदर आते हैं। नताशा को बुलाने को कहते हैं। नताशा तब तक आ जाती है। आदित्य गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और बंदूक उसके सर पर लगाते हुए कहता है, आपको अब मरना ही होगा। बहुत खेल लिया आपने मेरी जिंदगी के साथ। जैसे ही आदित्य गोली चलाने को ट्रिगर दबाने को हुए, वैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, रुकिए राजा साहब, मेरी बेटी नादानी में ये सब कर गई। आप समझदार हैं, ऐसा अनर्थ ना करे। हाथ जोड़े नताशा की माँ शकुंतला जी बाहर आती हैं और अपनी बेटी के किए की माफी मांगती है। काफी कहने के बाद आदित्य नताशा को धमकी देकर बाहर आ जाते हैं। रात का समय महल के अंदर आदित्य अपने घर आ जाते हैं। आदित्य गंगा आदित्य का इंतजार कर रही है। तभी आवाज आती है, स्वागत नहीं करेंगी आप भाभी साहब? पीछे मुड़कर देखती हैं। आदित्य एक लड़की के साथ महल में प्रवेश करते हैं। गंगा जब आदित्य से पूछती है तो आदित्य बताते हैं कि ये उनकी बुआ की लड़की है जो भोपाल में रहती है। गंगा नंदिनी के पैर छूकर उसे अंदर ले आती है। नंदिनी गंगा से कहती है, भाभी साहब, हमें जैसे ही पता चला कि आप वापस आ चुकी हैं, हमने तो सोच लिया अब सीधे भाभी साहब के हाथ की चाय पियेंगे। वैसे आपका जख्म कैसा है? गंगा उसे हाथ दिखाती हुई कहती है कि अब आराम है थोड़ा, चलिए खाना खा लीजिए चलकर। लता सबको बुलाने आती है। सभी नीचे आ जाकर खाना खाकर आराम करने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पर आदित्य कमरे में ना जाकर महल में जो ऑफिस बना है उसी में काम करने लगते हैं। काफ़ी देर के बाद जब गंगा इंतजार करते करते थक जाती है तो सोने से पहले वो शीशे के आगे खड़े होकर गहने निकाल कर रख देती है और कपड़े बदलना शुरू कर देती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। गंगा डर जाती है। देखती है आदित्य सामने खड़े होकर उसे प्यार से देख रहे हैं। तुरंत अपना दुपट्टा उठाकर खुद को ढक लेती हैं। ये सब देखकर आदित्य उनके पास आ जाते हैं और गंगा से पूछते हैं, आप हमें प्यार करती हैं? गंगा नीचे नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है। गंगा ऊपर तो अपनी नजरें करे, हम आपकी आंखों में देखना चाहते हैं। ये सुनते ही गंगा को छुड़ाकर दूसरी तरफ चली जाती है। गंगा, हम आपसे अपने पति होने का अधिकार चाहते हैं, क्या इजाजत है हमें? शर्म से पलकें झुका लेती है और आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य उसे बाहों में उठाकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उस सुकून को महसूस करने लगता है। आज आदित्य और गंगा एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे हुए हैं। इधर नताशा अपने बदले की आग में जल रही है। बहुत जल्द मैं तुमसे बदला लूंगी मिस्टर आदित्य, और तुम्हारी गंगा का वो हश्र करूंगी कि उसकी रूह कांप उठेगी। अगले दिन आदित्य गंगा को आदित्य शिमला में एक गांव है जहां उनका पुराना घर है, वो गंगा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। गंगा तैयार हो जाती है। इस बार गंगा आदित्य अकेले ही बिना किसी को बताए शिमला निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर अर्जुन को कॉल करते हैं कि हम 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे, आप महल और ऑफिस का ध्यान रखें। इतना कहते ही फोन कट जाता है। कुछ देर बाद में शिमला पे उसी घर के आगे रुकती है जिसे पहले से ही उन्होंने साफ करवाया हुआ था। शिमला एक बहुत खूबसूरत जगह है जहां शांति और खूबसूरत वादियां हैं। झील के किनारे
उनका घर है। आदित्य गाड़ी से निकलते हैं और गंगा को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। घर अंदर से खूबसूरत है। अंदर जाते ही आदित्य हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। गंगा से कहते हैं, गंगा हमारे लिए 1 कप चाय साथ में टोस्ट जल्दी लेकर आए। गंगा हंसती हुई आदित्य की गोद में बैठती हुई कहती हैं कि सुनिए पतिदेव, यहाँ कोई नहीं है, ज़्यादा ऑर्डर दिए ना तो हम सारा काम आप से ही करवाएंगे। गंगा को इस तरह देखकर आदित्य बहुत खुश हो जाते हैं। गंगा रसोई में जाती है और अपनी चुनरी निकालकर साइड में रख देती है। आदित्य जैसे ही ये सब देखते हैं, चुपके से जाकर गंगा की कमर को हल्के से स्पर्श करते हैं। गंगा सिहर कर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और आदित्य के गले लग जाती है। तभी बिजली जोर से गिरती है। कहीं गंगा डर जाती है और आदित्य की बाहों में खुद को कस लेती है। इधर लता अर्जुन को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कभी अर्जुन को पानी के बहाने, कभी किसी और चीज के बहाने छेड़ देती है। अर्जुन भी कहीं ना कहीं इस सब से खुश है, पर ये सब कोई और था वहाँ जो सब कुछ नोट कर रहा था। वो थी नंदिनी। रात के 8 बजे दरवाजा नॉक होता है। लता ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक लड़का जो लता के गले लगकर उसे बार बार कह रहा था, लता दीदी आई मिस यू, आप ठीक हैं? बहुत से सवाल एक साथ। ये लड़का जो लता के गले लगा है, ये आदित्य के दोस्त के छोटे भाई ऋषि है, जो लता को प्यार से दीदी कहकर बुलाते हैं। आदित्य के दोस्त तो इस दुनिया में नहीं है, पर वे ऋषि को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। ऋषि की आवाज़ सुनकर अर्जुन बाहर आते हैं और ऋषि से मुलाकात करते हैं। उसी टाइम महल की लाइट जली जाती हैं और नंदिनी डर के बाहर आती है। अंधेरे में कुछ न दिखने की वजह से आंगन में जोर से जमीन पर गिर जाती हैं। गिरने की आवाज़ सुनकर ऋषि अपने फ़ोन की लाइट जलाकर आंगन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई जमीन पर गिरा हुआ रो रहा है। ऋषि तुरंत जाकर नंदिनी को उठाते हैं और उन पर हंसते हुए कहते हैं कि जब आपको चलना नहीं आता तो बिना किसी की मदद के रूम से बाहर क्यों निकल आई। तभी वहाँ लता और अर्जुन आ जाते हैं और नंदिनी को लता संभालते हुए ऋषि को डांट देती है। गलत बात ऋषि, आप हमारी नंदिनी का मजाक ना बनाएं। लता नंदिनी को संभालते हुए कमरे में ले जाती है। नंदिनी जाते हुए ऋषि से कहती है, तुम दांत कम दिखाओ, बंदर सा मुंह लिए खड़े हो, और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ऋषि और बाकी सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रात 12 बजे नंदिनी अपने रूम में बुक पढ़ रही है, तभी दरवाजा नॉक होता है। नंदिनी उठकर गेट खोलती है। सामने ऋषि खड़े हुए हैं। ऋषि को देखते ही नंदिनी मुंह बनाकर कहती है, चलते फिरते भूत हो जो इतनी रात यहाँ खड़े हो। इतना सुनते ही नंदिनी को साइड करके ऋषि रूम में आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है, बिना मेरी मर्जी के आप कैसे मेरे कमरे में पसर गए आकर। ऋषि बेड से उठकर नंदिनी के पास आकर कहता है, सुनिए मिस नंदिनी, क्या कह रही थी मैं बंदर हूँ, तो अगर मैं बंदर हूँ तो हरकत भी वैसी होंगी मेरी। ये कहकर ऋषि उसकी बुक्स देखने लगा। नंदिनी गुस्से में ऋषि का हाथ पकड़कर रूम के बाहर निकाल देती हैं और कहती हैं, दोबारा ऐसा किया तो पेट में चाकू घुसा दूंगी, दोबारा मुझसे ना भिड़ना, चले जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर ऋषि कहता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा मिस बंदरिया, और वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिमला में
शिमला। सुबह आरती की आवाज़ सुनकर आदित्य की आंखें खुल गईं। उठकर देखा तो गंगा बगीचे में बने मंदिर में पूजा कर रही हैं। आदित्य उन्हें देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद नहाने चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर आते हैं तो देखते हैं गंगा चाय बनाकर टेबल पर रख रही हैं। आदित्य उनके पास जाते हैं और उनके होठों को चूम कर कहते हैं, गंगा आप कभी मुझसे दूर मत होना, मैं रह नहीं पाऊंगा। गंगा प्यार से उनकी तरफ देखकर कहती हैं, इस बात का डर मुझे होना चाहिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। हाँ, पर आपका क्या भरोसा कब हमें हमारे मायके भेज दें। और स्माइल करके रसोई में चली जाती हैं। आदित्य उनके पीछे जाकर उन्हें गुस्से में पकड़ लेते हैं और उनकी आंखों में देखकर कहते हैं, गंगा वो मेरी भूल थी, तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है ना। गंगा उनके गालों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ वो आपकी भूल थी, पर वो बात मेरे मन में आते ही एक डर पैदा हो जाता है। आदित्य उनको गले लगाते हुए कहते हैं, गंगा चाहे कुछ हो जाए मैं आपको खुद से दूर नहीं करूँगा। इधर राजस्थान में ऋषि और नंदिनी में अलग ही जंग छिड़ चुकी थी। ऋषि रोज कुछ ऐसा कर देता था जिससे नंदिनी बहुत गुस्सा हो जाती थी। ऋषि, नंदिनी, अर्जुन, लता आज बाहर आए हुए हैं। जैसे ही गाड़ी से उतरे तुरंत गोलियां चलने लगी। ऋषि अर्जुन अपनी अपनी बंदूक निकालकर फायर करने लगते हैं। जैसे ही मामला थोड़ा शांत होता है, नंदिनी भागकर गाड़ी में बैठती है और गाड़ी स्टार्ट करके ऋषि अर्जुन लता को बिठाकर गाड़ी पूरी रफ्तार में चलाती है। ऋषि अर्जुन अभी भी फायरिंग कर रहे हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। महल पहुंचकर आज के बारे में ऋषि और अर्जुन कोई भी बात आदित्य को नहीं बताते हैं, क्योंकि ऋषि को पता है आदित्य शिमला में है और अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो तुरंत महल में चले आएंगे। काफ़ी रात बीत चुकी थी। ऋषि पानी लेने रसोई में गया तो देखा कोई छत पर घूम रहा है। वो छत पर जाकर देखता है तो नंदिनी है, हल्की सी साड़ी पहने, ढीला जूड़ा बनाए, चुपचाप बैठी कुछ सोच रही है। ऋषि पास जाकर बैठ जाता है और उनके बालों में लगी जूड़ा स्टिक निकाल दी तो नंदिनी के बाल हवा में उड़ने लगे। ये देख वो खामोशी से नंदिनी को देखे जा रहा था। नंदिनी चिड़ी हुई निगाहों से देखने लगी। ऋषि, आप अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगे, हमारा मूड खराब है और आप फिजूल मजाक सूझ रहा है। इतना सुनते ही ऋषि नंदिनी को गले लगाकर उसके बालों में प्यार से हाथ फेरने लगते हैं और कहते हैं, मेरी बंदरिया डर गई, डोंट वरी बेब, मैं हूं ना, सो चिल। और हाँ, तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए तो मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। कहते हुए नंदिनी को चूम लेते हैं। ऋषि नंदिनी हैरानी से देख रही होती है, पर ऋषि ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और नंदिनी से कहते हैं, चलिए सो जाइए चलकर, बहुत रात हो गई है। पर नंदिनी बहुत बेचैन है आज, वो पूरी रात सो नहीं पाती है। उधर शिमला में रात में फ़ोन बज रहा है। गंगा फ़ोन उठाती है, आदित्य वहाँ तो आराम से सो रहा है, यहाँ तेरे महल में जो बचे हुए लोग रह गए हैं जिन्हें तू अपना समझता है, उन सबको तेरे आने से पहले मार दूंगा। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। गंगा आदित्य को जल्दी से उठाती है। वो रो जा रही है। जैसे तैसे आदित्य उनसे सारी बात पूछता है और उसी समय गंगा को लेकर राजस्थान निकल जाते हैं। आधी रात का समय महल में आदित्य गंगा को लेकर पहुंचते हैं। सारे नौकर इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय ऋषि, नंदिनी, अर्जुन महल के आंगन में आते हैं और पूछने लगते हैं, अर्जुन
हुकुम आप इस समय आदित्य, मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया है कि आप लोगों पर हमला हुआ है। ऋषि, भाई साहब, तो आपको किसी ने फ़ोन किया और आप भगे चले आए। ऐसे तो जाने कितने लोग दूसरों को परेशान करने के लिए फ़ोन कर देते हैं। और रही हम लोगों की, तो हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप देख सकते हैं कुछ देर बाद गोलियां चलने लगती हैं। काफ़ी देर लड़ाई के बाद गोली गंगा को लग जाती है। गंगा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही अर्जुन देखते हैं तुरंत गंगा को उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर आदित्य को बताते हैं कि सुबह तक होश नहीं आया तो इन्हें हम नहीं बचा पाएंगे। तब तक महल से सभी लोग आ जाते हैं। अगली सुबह आदित्य टेंशन में बैठे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि आपकी पत्नी को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। 1 साल बाद बनारस घाट गंगा आरती हो रही है। आदित्य और गंगा अब एक बेटी के माता पिता बन चुके हैं। अर्जुन की शादी लता से हो चुकी है। ऋषि और नंदिनी की भी शादी हो चुकी है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।